सेशन हुआ, किस सेशन में किसने पार्टिसिपेट किया, उसके अध्यक्ष कौन रहे। इस पर लॉर्ड बिरकिनर डाकते हैं और उनको एक इंडियंस को एक चैलेंज देते हैं कि अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक ऐसा चैलेंज देता हूँ, जाइए और आप अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना करके लाइए। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को, हर एक कम्युनिटी को एक्सेप्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग द डिप्रेस क्लास। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी दोस्तों पूछता है कि गरम दल का ऐसा कौन सा नेता था जो आज तक की, ठीक है, मतलब कांग्रेस के किसी भी सेशन का अध्यक्ष नहीं बने। तो उसमें तिलक जी ने इसका विरोध भी किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि खिलाफत के मुद्दों को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन से व्यक्ति उसका विरोध कर रहे थे, तो तिलक जी कह रहे थे। तिलक जी पीसीएस के 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी, तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को वापस की थी। ठीक। Hello everybody, this is me Altamas Mansoori and you are watching Educator Altamas 2.0. I hope you are good and fine. आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आप अपना ख्याल भी साथ साथ में रख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो कंटेंट डाल रहा हूँ उसमें मुझे आप लोगों का भर भर के सपोर्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत सारे लोग की क्वेरीज़ हैं, कमेंट्स हैं। सो नेक्स्ट एक Q&A वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सॉर्ट आउट करके दूंगा कि सबके जो क्वेरीज़ हैं, सबके क्वेश्चंस का मैं पर्टिकुलर आंसर दूंगा। तो दोस्तों, मैं बात कर लेता हूँ गांधी ईरा के बारे में कि यहाँ से हमें क्या क्या पढ़ना है और किस एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो दोस्तों, गांधी जी का भारतीय आंदोलन में प्रवेश करना, ठीक है, भारतीय आंदोलन को एक नया आयाम देता है, एक नया मोड़ ला के देता है। ठीक है, जैसे भारतीय राजनीति में कुछ परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। दोस्तों, जब गांधी जी भारत आते हैं तो उस टाइम का जो ड्यूरेशन था उसमें 3 चीज़ें चल रही थी। एक तो जो ब्रिटेन था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कूद चुका था, ठीक है, एक्सिस पावर अलायंस पावर में अपना वॉर चल रहा था, ठीक है, तो इंडिया भी उसमें सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और दूसरी चीज़, उस टाइम तिलक जी ने अपना लीग स्टार्ट कर रखी थी और उसी टाइम में 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, गांधी जी भारत में प्रवेश करते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, ठीक है। गांधी जी को लेटर लिख करके बुलाने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है, उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिनको हम लोग गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भी बोलते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दोस्तों भारत आते हैं। इसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है। गांधी जी भारत में आते हैं, उसके बाद वो 1 साल यहाँ पे भ्रमण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 साल यहाँ पे वो भ्रमण करते हैं, ठीक है। फिर उनको पहली कॉल आती है राम कुमार शुक्ला जी की तरफ से आती है, जो कि बिहार से थे, ठीक है। उन्होंने चंपारण के जो 3 कटिया पद्धति थी, जो नील खेती करा रहे थे अंग्रेज लोग को, तो उनकी जातियों के बारे में उनको अवगत कराया गया। तो गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं अपने साथियों के साथ, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे और अन्य लोग भी इसमें शामिल थे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लेता है कि गांधी जी चंपारण आंदोलन गए थे। देखिए, अब पैटर्न चेंज हो रहा है ना, पेपर को थोड़ा टफ बना रहे हैं। टफ बनाने का मतलब क्या है, हमको उन्हीं हिसाब से सोचना होगा ना कि गांधी जी चंपारण गए थे। तो अब ये नहीं पूछा गांधी जी चंपारण कब गए थे, चंपारण कहाँ है, उनको बुलाया किसने था। अब ये पूछा कि गांधी जी के साथ साथ में वहाँ पे अन्य कौन लोग थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। उनकी पूरी लिस्ट है, कई सारे लोग गए थे। गांधी जी ऑब्वियस सी बात है, अकेले तो नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर चंपारण करते हैं, फिर उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद आंदोलन करते हैं, फिर उसके बाद खेड़ा करते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने केक काटा, इसको आप ऐसे याद करते हो, CAKE, C से चंपारण, A से अहमदाबाद, K से खेड़ा, E से मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण 17 में होता है, अहमदाबाद और खेड़ा 1918 में होता है, ठीक है। तो गांधी जी को यहाँ पे अपार सफलता मिलती जा रही थी। अब गांधी जी की इस सफलता को देख करके अंग्रेज को, भाई स्वाभाविक सी बात है, उनको सोचना ही पड़ेगा। तो अंग्रेज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ा और अंग्रेज ने सर सिडनी रॉलेट के लीडरशिप में एक रॉलेट एक्ट भेजते हैं, ठीक है दोस्तों। सर सिडनी रॉलेट के लीडरशिप में एक रॉलेट एक्ट आता है भारत में, जिसको हम लोग ब्लैक लॉ या फिर काला कानून बोलते हैं, जिसमें बगैर अपील, बगैर वकील, बगैर दलील के किसी भी व्यक्ति को सजा दे देते थे, ठीक है। तो दोस्तों, उसका हम लोग यहाँ पे काले कानून के रूप में विरोध कर रहे थे। तो 6 अप्रैल को, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन होना था, लेकिन मिसकंसेप्शन हो गया, डेट को लेकर के थोड़ा इश्यूज हो गए, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो बहुत सारी जगहों पर, अहमदाबाद, दिल्ली, महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, जो मोमेंट था वो पहले स्टार्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद सब जगह क्या हो जाता है, मार्शल लॉ लागू हो जाता है, जिसको हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं, इमरजेंसी इम्पोज कर देते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड होती है, ठीक है। उसके बाद हंटर कमीशन बिठाया जाता है। फिर दोस्तों, ये टाइम लाइन है, आप दोस्तों आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं जाना है, ठीक है। फिर हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है और हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जनरल रेजिनाल्ड डायर को, इनके कृत्य कार्यों को सही साबित किया गया और उनको यहाँ से हटा करके उनको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। फिर इंग्लैंड में क्या हुआ कि उनको द मॉर्निंग पोस्ट ने उनको 30 लाख पाउंड रुपए दे करके उनको सम्मानित किया था, ठीक है। और उसी टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अभी पीसीएस के
आपके 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी, तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उपाधि को वापस की थी। ठीक है, और गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सारी चीज़ आपको याद करनी है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं और फिर जाकर के नन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे इसी में मर्ज कर देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश पावर थी वो जीतती है और जो एक्सिस पावर थी, ठीक है, उसमें टर्की भी शामिल था। तो टर्की को कॉन्क्योर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स और उसका जो टर्की के जो खलीफा था, ठीक है, और दोस्तों उसमें जो टर्की के खलीफा थे जिनके पास ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर को वो लोग छीन लेते हैं और उनको एक सीमित जगह दे देते हैं रहने के लिए या फिर कुछ भी शासन करने के लिए, जिससे पूरे विश्व के, क्योंकि खलीफा का मुद्दा ऐसा था ना कि पूरे विश्व के जो मुस्लिम थे उनकी आस्था उनसे जुड़ी हुई थी, तो सभी पूरे विश्व जगत के मुस्लिमों की फीलिंग्स को हर्ट हुआ था। तो यहाँ पे एक बेस बनाया गया। ठीक है, मोहम्मद अली शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें हजरत अजमल खान भी शामिल थे और ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जो कि खिलाफत मूवमेंट को लेकर के स्टार्ट करते हैं और खिलाफत का सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी। ठीक है, इसमें तिलक जी ने इसका विरोध भी किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि खिलाफत के मुद्दे को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन से व्यक्ति उसका विरोध कर रहे थे, तो तिलक जी कह रहे थे कि आप किसी भी धार्मिक चीज़ को राजनीति में लेकर के ना आए। लेकिन गांधी जी ने तिलक जी से बातचीत की, उनको अंडरस्टिमेट किया, उनको समझाया कि इसके एडवांटेज मिल सकते हैं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। ठीक है, और उस टाइम गांधी जी ने जाकर के पूरा मुस्लिम जगत के साथ, भारतीय मुस्लिमों के साथ खड़े रहे। ठीक है, फिर गांधी जी ने नन कॉपरेशन का बेस बनाया। ठीक है, फिर नन कॉपरेशन को क्या करते हैं, खिलाफत के साथ जोड़ देते हैं दोस्तों। फिर उसकी बात क्या है, इसमें देखिए आपको क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक एक चीज़ हटा के पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है, लाला लाजपत राय सन 1920 में, ठीक है, कांग्रेस के सेशन को लीड किया था। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि गरम दल का ऐसा कौन सा नेता था जो आज तक की, ठीक है, मतलब कांग्रेस के किसी भी सेशन का अध्यक्ष नहीं बने, तो दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक जी थे जो कि एक बार भी कांग्रेस के सेशन को लीड नहीं किया था। ठीक है, सूरत का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, वो इसी मुद्दे पे लेकर के हुआ था, लीडरशिप को लेकर के। फिर दोस्तों क्या होता है, नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है और नन कॉपरेशन मूवमेंट अंत कहाँ होता है, जब चौरी चौरा जैसी कांड हो जाती है, क्योंकि गांधी जी हिंसा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे देश में रोष दौड़ रही होती है। ठीक है, फिर इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। फिर दोस्तों उसके बाद स्वराजिस्ट पार्टी बनती है। स्वराजिस्ट पार्टी के बाद फिर दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन आता है। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट भी जाती है, उसमें साइमन कमीशन था। उस टाइम के जो तत्कालीन वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन साहब थे। ठीक है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड बिरकेनहेड। ठीक है, तो लॉर्ड बिरकेनहेड ने चैलेंज दिया। ठीक है, साइमन कमीशन का हम लोग विरोध कर रहे थे ना, कि हम लोग ये कह रहे थे ना कि ये चंद्र अंग्रेज, ये मुट्ठी भर अंग्रेज जाकर के डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों हम लोग इसका कर रहे थे बाइकॉट। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। उसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया गया था। नवंबर में जाकर के उनकी मृत्यु हुई थी 1927 में। फिर लॉर्ड बिरकेनहेड आते हैं और उनको इंडियंस को एक चैलेंज देते हैं कि अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ड्राफ्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक ऐसा चैलेंज देता हूँ, जाइए और आप अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना करके लाइए। और वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को, हर एक कम्युनिटी को एक्सेप्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग द डिप्रेस क्लास। ठीक है, तो जाकर के नेहरू रिपोर्ट तैयार होती है उसी के ऊपर। फिर जिन्ना को वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, उसमें कुछ पॉइंट जिन्ना और नेहरू रिपोर्ट में लेकर के थोड़ा विवाद हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहीं से दोस्तों एक खाई पैदा हो जाती है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच में, और उसको लेकर के फिर जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट सुझाए। ठीक है, फिर वहाँ दोस्तों ऑप्शन ये दिया गया कि देखिए भाई, हम लोग डोमिनेंट स्टेटस, ठीक है, जो मॉडरेट पीपल थे दोस्तों, जो मॉडरेट पीपल थे वो डोमिनेंट स्टेटस की मांग कर रहे थे। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जिनको हम लोग गरम दल के नेता को कह रहे थे, ठीक है, वो कहते थे कि हमें आधा पौना नहीं चाहिए, हमें पूरी कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, वी वांट स्वराज। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के सुभाष जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, एक मुद्दा रखा कांग्रेस के सामने। अगर आप इस नेहरू रिपोर्ट को 1 साल के अंतर्गत इम्प्लीमेंट नहीं करवा लेते हैं, अगर अंग्रेज इसको 1 साल में अप्रूवल नहीं देते हैं, सो वी विल नॉट एक्सेप्ट, वी विल डिनाइड द डोमिनेंट स्टेटस। ठीक है दोस्तों, फिर डोमिनेंट स्टेटस की फिर हम लोग का मुद्दा डोमिनेंट स्टेटस नहीं होगा और फिर स्वराज की मांग की जाएगी। दोस्तों देखते देखते 1929 भी हो जाता है, 1930 हो जाता है और हमें नेहरू रिपोर्ट का लेकर के कोई भी जवाब नहीं मिलता है। फाइनली जाकर के हम लोग को लाहौर सेशन होता है 1930 में, और हम लोगों ने रावी नदी के किनारे, ठीक है, जिसको लीड कर रहे थे, जिस सेशन को लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे
एक हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं और स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाने लग गया दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अब गांधी जी से कहा जा रहा था, उनके ऊपर प्रेशर था कि आपको कुछ करना होगा, ठीक है। तो गांधी जी ने स्टार्ट कराया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसको हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि गवर्नमेंट ने नमक के ऊपर कानून लगा रखा था, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि नमक जैसे मतलब एक बेसिक चीज़ के ऊपर आप टैक्स लगा रखे हो, 65% टैक्स इम्पोज कर रखा था, जो कि उस टाइम के रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा होता था दोस्तों। फिर जाकर के गांधी जी ने उसका विरोध किया और लॉर्ड इरविन थे उस टाइम, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस टाइप को लेकर के स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग डांडी यात्रा, नमक कानून भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि फर्स्ट राउंड टेबल होती है, फिर उसके बाद सेकंड राउंड टेबल होती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल में कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पर्सन वहाँ पे शामिल नहीं हुआ था, जबकि इंडिया की सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो नेशनल कांग्रेस ही थी, ठीक है। तो उसका आना स्वाभाविक था, तो पहले राउंड टेबल का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो फिर भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वायसराय से बात की कि आप जाइए, उनको समझा के लाइए। फिर भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, और सब लोग ब्रूटली डिप्रेस किए गए थे, सबको उठा के जेल में डाला गया था, गांधी जी भी जेल में थे, ठीक है। फिर गांधी जी को रिहा किया गया और उसी टाइम जब गांधी जी को रिहा किया गया और गांधी और इरविन के बीच में जो बातचीत हो रही थी, तो गांधी इरविन समझौता के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, गांधी इरविन समझौता हुआ और उस टाइम भगत सिंह को फांसी होनी थी, उसको लेकर के गांधी जी ने भी बात किया था इरविन साहब से, लेकिन इरविन ने कहा था कि आपकी सभी मांगों को मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं इस मुद्दे पर किसी प्रकार का जवाबदेही नहीं हूँ, ये चीज़ तय है, ये चीज़ होकर रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होती है कि 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च 1931 को तीनों लोग को फांसी दी जाती है। फिर गांधी जी जाते हैं, सेकंड राउंड टेबल अटेंड करते हैं, उसके बाद फिर थर्ड राउंड टेबल होती है, फिर उसके बाद एक वाइट पेपर साइन किया जाता है। फिर दोस्तों फाइनली जाकर के 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पारित होता है। फिर दोस्तों क्या होता है, हरिपुरा और त्रिपुरा सेशन होता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके लीडर बनते हैं और गांधी और सुभाष जी के बीच में मतैक्य हो जाता है, जिसके चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रिज़ाइन कर दिया अपने पद से और फिर वो जा करके चले जाते हैं। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। फिर 1940 में क्या होता है, हमें पता है कि 1939 से लेकर के 1945 तक की सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है और ब्रिटेन उसमें कूद रहा था, ठीक है, बगैर बात किए हुए, ठीक है, इंडियन पीपल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन दैट वॉर, ठीक है। फिर दोस्तों होता क्या है, अगस्त ऑफर आता है, वो लोग भाई हम लोग साथ नहीं दे रहे थे, हमने साफ साफ हाथ खड़े कर दिया कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट क्यों करें। तब दोस्तों अगस्त ऑफर आता है और अगस्त ऑफर को हम लोगों ने पूरी तरीके से डिक्लाइन किया, उसको मना किया, क्योंकि वो लोग डोमिनेट स्टेटस की बात कर रहे थे। फिर दोस्तों उसके बाद 1942 में क्या होता है कि हम लोग ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर दोस्तों क्रिप्स मिशन भी आता है। फिर जाकर के माउंटबेटन योजना आती है और 1946 में हम लोग क्या करते हैं, 9 दिसंबर 1946 को हम लोग की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, ठीक है। पहली बैठक होती है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं। फिर दोस्तों 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, उसमें परमानेंट अध्यक्ष होते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पूर्णतः मान लिया गया था। और दोस्तों 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद होता है। फिर आपने देखा ना 10 से 15 मिनट की वीडियो में मैंने कितनी सारी क्रोनोलॉजी बात कर ली दोस्तों। क्वेश्चन चिपका के पूछता है, ये जो पूछता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कब हुआ था, कराची सेशन कब हुआ था, ठीक है, पूना पैक्ट कब साइन हुआ था, ठीक है, अब भगत सिंह को फांसी कब हुई थी। तो अभी आप सब देखिए ना, एक ही साल में ये सब चीज़ें हो रही हैं, एक ही साल के दरमियान में सारी चीज़ें हो रही है और बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो यहाँ पे आपको महीने तक की याद करना, मतलब एक एक डेट याद करनी होगी, क्योंकि बहुत क्लोज क्वेश्चन पूछ रहा है। आप जा करके जरा देखिए, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है दोस्तों। इस तरह से अगर हिस्ट्री को आप पढ़ते हैं तो डैम श्योर आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आप एक स्टोरी की तरह पूरी इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। इन्हीं एरियाज़ पे जिन एरियाज़ के मैंने बात की है, इन्हीं एरियाज़ को आप स्टक होकर के आप एक टाइमलाइन बना लीजिए, ठीक है। उसमें क्या क्या हुआ, कौन सा सेशन हुआ, किस सेशन में किसने पार्टिसिपेट किया, उसके अध्यक्ष कौन रहे, ये सब चीज़ें ख़त्म करिए और देखिए फाइनली आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, बहुत अच्छे से मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं दोस्तों। आप इसी तरह की पढ़ाई करिए और डैम श्योर देखिए, आप टेस्ट लगा कर देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, जो 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 100% बनेंगे। आप ये बात लिख लीजिए, ठीक दोस्तों। उस टाइम कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रही हैं उसमें और कौन कौन से आंदोलन हुए और उन आंदोलन में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और विमेंस का रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ पे रहा है, इस तरह के भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, पुस्तक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। गांधी जी ने कौन सी किताब लिखी, नारा भी पूछ लेता है, इन्होंने कौन सा नारा दिया, ठीक है।
पहले जो अंतरिम सरकार बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट्स बनी थी ना, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप इन सब चीज़ों पर स्टक रहिए, आप स्टैटिक्स को जो फैक्ट हैं उनको रटने की कोशिश कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, रटिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। आपको आना चाहिए ना वो सारी चीज़ें। प्रीलिम्स तो भाई रटने का है, पीसीएस का और आरओ का, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो डैम से और इसको आप सब्सक्राइब करके जाइए, आपका मैं समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच।